हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज से हम क्लास 12th फिजिक्स का 7th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका कि नाम है प्रत्यावर्ती धारा। इसे इंग्लिश में अल्टरनेटिंग करंट भी कहा जाता है। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर की। सबसे पहले हम समझते हैं प्रत्यावर्ती धारा होता क्या है। प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर, इस चैप्टर से पहले हमने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक परिपथों का इस्तेमाल किया वहां पर हमने वैद्युत ऊर्जा के स्रोत के रूप में जिस बैटरी का अथवा सेल का इस्तेमाल किया वह वास्तव में हमारी दिष्ट धारा को प्रदर्शित करती है। दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में एक बहुत बड़ा अंतर है। दिष्ट धारा का मान नियत रहता है, अर्थात इसका मान न तो घटता है न ये बढ़ता है। इसका मान एकदम नियत रहता है, फिक्स रहता है। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात, उसकी एक निश्चित दिशा होती है। यदि थोड़ा सा हम बात करें इस बारे में तो हम कहेंगे डीसी करंट, जिसे दिष्ट धारा कहा जाता है, दिष्ट धारा कहा जाता है, यह इसका मुख्य स्रोत होता है सेल। यह हमें सेल से प्राप्त होती है। अब आप सोचिए, यदि मैं कोई एक परिपथ बनाऊं, इस तरीके से मैंने एक परिपथ बनाया जैसे हम पहले बनाते थे। इसमें सेल का धन सिरा और एक ये सिरा होता था ऋण सिरा, और हमारी जो धारा बहती थी वो धन से ऋण की तरफ बहती थी, यानी कि इस प्रकार से धारा प्रवाहित होती थी परिपथ में। तो हम कहते हैं यह जो सेल से जो हमें धारा प्राप्त होती है वह धारा दिष्ट धारा कहलाती है। इसकी पहली खास बात कि धारा का मान नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है। यदि हम कहें हमें इस सेल से यदि 1 एम्पीयर की धारा प्राप्त हो रही है तो परिपथ में हर समय 1 एम्पीयर की धारा बनी रहेगी। दूसरी बात, यह जो हमारी धारा होती है इसकी दिशा निश्चित होती है, फिक्स होती है कि यह केवल एक दिशी होती है, इधर से इधर ही की तरफ बहेगी। यह जो हमारी दिष्ट धारा होती है। अब इसकी तुलना में हम बात कर लें प्रत्यावर्ती धारा की। हम कहते हैं जिसे एसी यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा की हम यदि बात करें तो प्रत्यावर्ती धारा की परिभाषा यह कहती है कि एक ऐसी धारा जिसका परिमाण और दिशा लगातार बदल रहे हैं, या थोड़ी और अच्छे तरीके से कहें जिसका परिमाण लगातार बदल रहा है और दिशा एक निश्चित समय अंतराल बाद बदलती है, ऐसी धारा को हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो क्या परिभाषा दी हमने परिभाषा दी, एक ऐसी धारा, एक ऐसी धारा जिसका परिमाण लगातार बदल रहा है, जबकि धारा की दिशा एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात बदलती है, तो ऐसी धारा को हम क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। अब हम समझते हैं ये प्रत्यावर्ती धारा की जो हम परिभाषा दे रहे हैं वो ऐसी क्यों है। आपको ध्यान हो, हमने पिछले जो हमारा चैप्टर था उसका लास्ट टॉपिक जो हमने एसी जनरेटर हमने पढ़ाया था, उसमें प्रत्यावर्ती धारा का हमने इस प्रकार से वक्र तैयार करा था। अब आप देखिए, इस बिंदु से हम प्रारंभ करें तो हर क्षण धारा का मान बदल रहा है। इस बिंदु पर कुछ और रहा होगा, इस बिंदु पर धारा का मान ये हो गया, इस बिंदु पर धारा का मान ये हो गया, इस बिंदु पर धारा का मान ये हो गया, इस बिंदु पर फिर से क्या हो गया, 0। और इतने समय अंतराल के बाद यदि हम कहें यहां से लेके यहां तक एक चक्र पूरा करने में जो समय लगता है यदि वो कैपिटल टी है, तो ठीक इसका आधा समय जो होता है वो होता है T/2। ये होता है T/2। तो ठीक आधे चक्र के बाद, आधे आवर्तकाल के बाद ये जो धारा होती है ये अपनी दिशा बदल देती है। ये ऊपर की ओर जो है हिस्सा है ये हमारी धनात्मक हिस्सा है, और जो नीचे की ओर हिस्सा है वह ऋणात्मक हिस्सा है। तो हम कहते हैं कि जो एसी है
उसका परिमाण तो लगातार बदल रहा है, लेकिन उसकी दिशा एक निश्चित समय अंतराल बाद यानी कि t/2 समय अंतराल के बाद उसकी दिशा बदल रही है। तो ऐसी धारा को हम क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा या एसी कहते हैं। अब इन दोनों में क्या अंतर था? देखिए, हमने कहा डीसी जो धारा थी, इसकी खास बात क्या थी कि इसमें परिमाण बदलता नहीं है, नियत रहता है, जबकि एसी का परिमाण लगातार बदल रहा है। दूसरी बात, जो डीसी होती है इसकी एक निश्चित दिशा है, लेकिन यहां आप देखिए कि आधे चक्र के लिए एसी का जो दिशा है वो धनात्मक है, दूसरे आधे चक्र के लिए एसी की जो दिशा है वो क्या है? ऋणात्मक है। इसका अर्थ यह हुआ कि इसकी जो दिशा है वो नियत है, फिक्स है, जबकि इसकी दिशा लगातार बदलती रहती है। अब हम इसका एक व्यवहारिक जीवन में एग्जांपल समझते हैं। आपने देखा होगा हमारे घरों में जो सप्लाई आती है विद्युत की, वह एसी होती है, प्रत्यावर्ती धारा होती है। और लगभग पूरी की पूरी जो हमारी इंडस्ट्री है, जो विभिन्न प्रकार के विद्युत उपकरण बनाती है, वह सारे के सारे विद्युत उपकरण एसी पर चलने के लिए ही बनाए जाते हैं। अब आप सोचिए, जब एसी हम अपने घरों में, कोई आपके पास 2 पिन प्लग जैसे होता है, किसी भी हम कह सकते हैं जैसे टेप रिकॉर्ड का हो गया या किसी भी चीज का जो हमारा 2 पिन प्लग होता है, जब हम उसे पिन में डालते हैं तो चाहे हम इस तरीके से डालें और चाहे हम उसे पलट के इस तरीके से डालें, हम किसी भी तरीके से डालते हैं, हमारा जो उपकरण होता है वो अच्छे से काम करता है, क्योंकि हमारे घरों पे क्या है? एसी है। और एसी हमने कहा लगातार जो आवर्तकाल के आधे हिस्से के बाद वो अपनी दिशा को बदल रही है। यानी कि यदि हम ऐसे डालें तो ये सिरा जो धनात्मक रहा होगा एक क्षण, अगले ही क्षण ये वाला सिरा ऋणात्मक हो जाएगा, ये धनात्मक हो जाएगा। तो इस प्रकार हम किसी भी तरीके से प्लग को डालें, हमारा उपकरण काम करता है। अब हम बात करते हैं डीसी की। डीसी का अर्थ होता है कि हम जो सेल से जो धारा प्राप्त करते हैं वो डीसी होती है। अब आपने कभी ध्यान दिया हो, हम यदि रिमोट लें और रिमोट में यदि सेल डालते हैं, टीवी के रिमोट में या किसी भी चीज के रिमोट में, तो आपने देखा होगा सेलों के ऊपर निशान बने हुए होते हैं, एक तरफ धन लिखा होता है, एक तरफ ऋण लिखा हुआ होता है, क्योंकि और जिस रिमोट में आप डाल रहे हो उसमें भी उसकी दिशा फिक्स है कि धन वाला सिरा इधर लगेगा, ऋण वाला सिरा इधर लगेगा। यदि आप उस सेल को उल्टा लगा देते हैं तो आपका जो रिमोट है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि जो हमारी डीसी धारा है, जो सेल से धारा प्राप्त हो रही है वो डीसी है, और डीसी की एक निश्चित दिशा है कि वो धन से ऋण की तरफ बहेगी। यदि आपने उसके जो टर्मिनल है उसको यदि पलट दोगे तो परिपथ में धारा नहीं बहेगी। तो इस तरीके से हम क्या समझ सकते हैं? एसी तथा डीसी को समझ सकते हैं। अब हम प्रत्यावर्ती धारा की कुछ सामान्य परिभाषाओं को समझेंगे और देखेंगे यह परिभाषाएं हमारे इस चैप्टर में काफी उपयोगी भी होगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो प्रत्यावर्ती धारा होता है इसका आयाम क्या होता है। पहला हम परिभाषा ले रहे हैं, आयाम। जो हम इस समय परिभाषा बता रहे हैं यह आपने 11th क्लास में तरंग वाले जब चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने उसमें यह सारी की सारी परिभाषाएं जरूर पढ़ी होंगी। तो पहला हम समझते हैं कि आयाम क्या होता है। प्रत्यावर्ती जब धारा या वोल्टेज जब हम बनाते हैं इस प्रकार से, तो आयाम की परिभाषा तरंग के संबंध में होती है कि किसी क्षण कंपन करते हुए कण की मध्यमान स्थिति से अधिकतम विस्थापन को हम कहते हैं कण का आयाम कहते हैं तरंग गति के संबंध में। जब हम एसी के संबंध में कहेंगे तो एसी इस प्रकार से काम करती है, तो हम कहते हैं यह इसकी मध्यमान स्थिति है। तो मध्यमान स्थिति से जो अधिकतम विस्थापन होगा, और यहां पर यह विस्थापन कैसा होता है, यदि हमारा यह वक्र है एसी वोल्टेज का, यदि यह हमारा वक्र एसी वोल्टेज का है तो यह जो हमारा मान होगा यह हमारा वोल्टेज का अधिकतम मान होगा, जिसे आपको ध्यान हो, जिसे हम V0 से प्रदर्शित करते हैं। और यदि यह हमारा एसी धारा का मान हो तो यदि दूसरा डायग्राम बनाएं हम एसी धारा का, तो हम इस प्रकार से बना सकते हैं उसे। तो यह जो धारा का मान है, यह वाला मान मध्यमान स्थिति से अधिकतम जो विस्थापन हो रहा है, यह जो धारा का मान है यह अधिकतम धारा कहलाती है, जिसे हम I0 से प्रदर्शित करते हैं। यह दोनों धनात्मक दिशाओं में है, यह भी और यह भी। जब इस जगह पर बनाएंगे तो यहां पर धारा का मान तो यही होगा, I0 ही होगा, लेकिन यह कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो हम आयाम की परिभाषा कैसे दे सकते हैं? हम कहते हैं
मध्यमान स्थिति से अधिकतम विस्थापन को हम क्या कहेंगे? आयाम कहते हैं। अब हम दूसरी परिभाषा लेते हैं जिसे हम कहते हैं आवर्तकाल। आवर्तकाल। आयाम को एम्पलीट्यूड कहा जाता है, आवर्तकाल को टाइम पीरियड कहा जाता है। आवर्तकाल का अर्थ होता है कि तरंग के संदर्भ में कहें तो हम कहते हैं कंपन करने वाली अथवा दोलन करने वाली अथवा सरल आवर्त गति करने वाली कोई वस्तु एक कंपन या एक दोलन या एक चक्कर लगाने में जितना समय लेती है उसे उसका क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। अब यदि एसी के संदर्भ में कहें तो हम कहते हैं जो एसी एक कंपन में, यह हमारा एक कंपन या एक चक्र में जितना समय लगता है उसे क्या कहते हैं? इसका आवर्तकाल कहते हैं। यानी कि हम कहें कि यह हमारा एसी का डायग्राम है तो यहां से लेके यहां तक जो समय लगा, यानी कि यहां से शुरू करें और यहां पर यदि खत्म करें तो जो कुल समय लगा यहां से लेके यहां तक का एक चक्र का, वह कहलाता है आवर्तकाल टी। और हम कहते हैं जो आवर्तकाल जो हमारा होता है, आवर्तकाल का सूत्र होता है टी बराबर, अब इस सूत्र को आपने डायरेक्ट पढ़ा होगा वहां पर, तो T इज इक्वल टू होता था 2 पाई अपॉन ओमेगा। और यदि आप चाहें तो इसे सामान्य तरीके से भी समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि इस समय जो ये सरल आवर्त गति अथवा घूर्णन अथवा कंपन करने वाले जो कण होता है, तो हम कहते हैं उसका जो विस्थापन होता है वह रेखीय विस्थापन ना होकर के वह कोणीय विस्थापन होता है। और हमने कोणीय वेग पढ़ा है, तो कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन बटे समय। हम जानते हैं चूंकि कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन बटे समय। अब देखिए कोणीय वेग को आपको ध्यान हो तो हम ओमेगा से प्रदर्शित करते थे। अब हम आवर्तकाल की बात करते हैं, क्योंकि इसी को समझने के लिए डायरेक्ट फार्मूला तो हमारा ये वाला है, आपको इसे ध्यान रखना है, पर ये कैसे आता है आपको ये समझा रहे हैं। हमने कहा कोणीय वेग तो हो गया हमारा ओमेगा, कोणीय विस्थापन। अब देखिए इस पूरे चक्र और इस पूरे चक्र को यदि हम मिला दें तो ये कुल मिलाकर के जो कोण बन रहा है यह 360 डिग्री का कोण बन रहा है। और इसे यदि रेडियन में कहें तो ये 2 पाई रेडियन के बराबर होगा। तो कोणीय विस्थापन कितना आ गया? 2 पाई। और हमने कहा यहां से लेके यहां तक पहुंचने में जो कुल समय लगा वो कितना है? आवर्तकाल कैपिटल टी है, तो इसे क्या लिख लेंगे? कैपिटल टी। तो वही आ गया कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल। हमने सूत्र लगाया, तो यहां से हम मान निकालें तो टी को इधर ले जाएं, ओमेगा को इधर, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं? यहां मान निकाल सकते हैं। यह हमने आपके समझाने के लिए बताया। तो आपको ध्यान रखना है आवर्तकाल बराबर होगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। अब हम एक अगली परिभाषा इसकी समझते हैं जिसे हम कहते हैं आवृत्ति। आवृत्ति इंग्लिश में से फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति का अर्थ होता है कि दोलन करने वाली अथवा कंपन करने वाली कोई वस्तु एक सेकंड में जितने दोलन अथवा कंपन करती है वह उसकी कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। तो एसी के संदर्भ में कहें तो हम कहेंगे कोई भी एसी यानी कि प्रतिआवर्ती धारा एक सेकंड में इसके जितने चक्र पूरे होते हैं, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि एक सेकंड में जितने चक्र पूरे होते हैं, जैसे यहां से लेके यहां तक का ये हो गया एक, यहां से लेके यहां तक का हो गया दूसरा, फिर यहां से लेके यहां तक का हो जाएगा तीसरा, और फिर इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक का हो जाएगा चौथा। तो ये एक कंपन यहां तक, दूसरा कंपन, तीसरा कंपन, चौथा कंपन, ये इस प्रकार से हम इस कंपन को समझ सकते हैं। तो आवृत्ति का अर्थ होता है कि दोलन अथवा कंपन करने वाली कोई वस्तु एक सेकंड में जितने कंपन अथवा दोलन करती है उसकी संख्या को हम क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। अब एसी के संदर्भ में हमने बताया कि एक सेकंड में जितने चक्र इसके पूरे होते हैं वह उसकी क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। तो आवृत्ति बराबर हम होती है, हमारा सूत्र होता है आवृत्ति बराबर होता है 1/, आवर्तकाल के, आवर्तकाल। यदि आवृत्ति को F से प्रदर्शित करें और आवर्तकाल को हमने कैपिटल T से प्रदर्शित करा है
तो हमारा सूत्र आ गया F इज इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल टी। और टी की वैल्यू यदि ये रख दी जाए 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी F इज इक्वल टू 2 पाई नीचे रह गया और ओमेगा ऊपर चले गया, तो हमारा यहां आ गया F इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो इसके अलावा हम कुछ एक और परिभाषा को समझेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट परिभाषा है जिसे हम कहते हैं कला। इंग्लिश में से कहा जाता है फेज। कला का अर्थ होता है कि कंपन करने वाला कोई भी कण किसी क्षण उस कण के कंपन की दिशा, उसके कण के गति की दिशा, किस दिशा में यह गति करेगा और उसकी स्थिति को जो प्रदर्शित करता है वो उसकी कला कहलाती है। एक बार दोबारा बता रहे हैं, हम कहते हैं तरंग गति करते हुए किसी क्षण कण की स्थिति तथा गति की दिशा को जिस के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वो क्या होती है? कला। तो हम समझते हैं कला में दो बातें होती हैं, एक तो कण की स्थिति, कण की स्थिति, और दूसरा गति की दिशा। यदि इन दोनों के द्वारा इन दोनों को एक साथ प्रदर्शित करना है तो हम कह रहे हैं वह उस क्षण उस कण की क्या है? कला को प्रदर्शित करेगा। तो अभी हमने जितनी परिभाषाएं पढ़ी हैं वो हमारी आ गई, एक आयाम, एक आवर्तकाल, एक आवृत्ति और एक हमने समझ लिया कला। यदि कला को थोड़े और अच्छे से समझाएं तो हम कह सकते हैं, मान लेते हैं ये मेरे पास एक एसी का कोई स्रोत है। मान लेते हैं दो कणों के बारे में विचार करते हैं, एक कण यहां पर स्थित है, एक कण यहां पर है, दो बिंदु है। हम कहते हैं इन दोनों कणों की यदि कलाओं की बात करें तो इन दोनों बिंदुओं पर जो स्थिति है, देखिए कण की स्थिति होगी वह समान होगी क्योंकि दोनों मध्यमान स्थिति पर स्थित है। लेकिन फिर भी इनकी कलाएं अलग अलग होगी। क्यों होगी अलग? क्योंकि अगले ही क्षण यह वाला कण इस दिशा में गति करना चाहेगा और यह वाला क्षण यह वाला कण इस दिशा में गति करना चाहेगा। तो दोनों की स्थितियां तो भले ही समान है लेकिन दोनों की जो हम कहेंगे गति की अब जो दिशा है वह अलग अलग है, इसलिए यह दोनों के दोनों कण समान कला में नहीं होंगे। अभी हमने प्रत्यावर्ती धारा के संबंध में कुछ सामान्य सी परिभाषाएं, जैसे हमने आयाम, आवर्ती, आवर्तकाल और कला के बारे में समझा। अब हमारा पहला टॉपिक आता है कि हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान हम ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी को ज्ञात करेंगे। तो यदि आप इसके डायग्राम पे ध्यान दें तो हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा का हमारा डायग्राम इस प्रकार से होता है। तो इस डायग्राम की में जितना मान इस दिशा में होता है, धनात्मक दिशा में जितना शिखर मान होता है, मान लेते हैं यह मान है I0, ठीक उतना ही विपरीत दिशा में यानी कि इस दिशा में मान होता है जिसे हम कहते हैं -I0। यदि यहां हम अक्ष कह दें, यह हमारी अक्ष y अक्ष है और इस अक्ष पर यह वाला जो मान है, अधिकतम मान है, यह I0 को प्रदर्शित करता है। तो ऋणात्मक अक्ष पर जो धारा का अधिकतम मान आता है यह -I0 से प्रदर्शित होता है और बीच का जो हमारा हिस्सा होता है यहां पर धारा क्या होती है? शून्य होती है। अब हम एक चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो यदि एकदम सामान्य तरीके से इस बात को समझें तो हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा का पूरा एक चक्र का अर्थ है यहां से लेकर के यहां तक का। अब आप देखिए इसके ठीक आधे समय अंतराल में यानी कि यहां पर इतने समय अंतराल के लिए धारा का मान धनात्मक दिशा में अधिकतम होता है यानी कि I0 और ठीक अगले आधे चक्र के लिए धारा का मान ऋणात्मक दिशा में अधिकतम होता है, विपरीत दिशा में। तो जैसे ऊपर का हमारा ये ग्राफ आता है ठीक इसी प्रकार से नीचे का भी ये ग्राफ आता है। दोनों के वक्र एकदम समान होते हैं, धनात्मक अक्ष का वक्र और ऋणात्मक अक्ष का वक्र बिल्कुल एक दूसरे के बराबर होते हैं, एकदम विपरीत होते हैं। तो यदि यहां से हम जनरल आइडिया लें तो धारा का औसत मान पूरे एक चक्र के लिए जो होगा वह शून्य आ जाएगा क्योंकि जितना धनात्मक है उतना ही क्या है? ऋणात्मक। तो यदि इसे मान ले ये I' है तो ये -I' होगा और दोनों का योग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि
पूरे एक चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। हम लिखते हैं पूरे एक चक्र के लिए AC का औसत मान 0 होता है। यह तो हमने निकाल लिया। अब हम इसको गणितीय रूप में सिद्ध करते हैं। हमारी जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें इन्होंने प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान एक चक्र के लिए उसको सीधे उन्होंने 0 लिया है, इसके लिए कोई डेरिवेशन नहीं दिया है। लेकिन हम चाहें तो इसको गणितीय रूप से सिद्ध भी कर सकते हैं, वही काम हम यहां पर कर रहे हैं। हम कहते हैं कि माना t समय पर कोई भी समय अंतराल ले लेते हैं, हम मान लेते हैं t ले लेते हैं। t समय पर, माना t समय पर धारा का मान, जो धारा का मान होगा वो हम समीकरण से देंगे। जो हमारी समीकरण थी I बराबर थी I0 साइन ओमेगा टी। पिछले चैप्टर के लास्ट डेरिवेशन में हमने यहां यह इक्वेशन निकाल ली थी कि I बराबर I0 साइन ओमेगा टी होता है, जहां I किसी भी क्षण धारा का मान यानी कि तात्कालिक जो मान होता है धारा का उसको प्रदर्शित करता है। I0 धारा के अधिकतम मान को प्रदर्शित करता है, जिसे शिखर मान भी कहते हैं। ओमेगा हम कहते हैं जो ये कोणीय वेग जो होता है उसका मान होता है। और टी क्या होता है? वह टी समय है जिस पर हम धारा का मान क्या है? आई है। अब हम जब औसत मान निकालेंगे तो औसत मान के लिए क्या तरीका इस्तेमाल करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे धनात्मक आधे चक्र के लिए निकालेंगे। लिखते हैं धनात्मक आधे चक्र के लिए AC का औसत मान। सबसे पहले धनात्मक आधे चक्र के लिए निकालने। अब सोचिए धनात्मक आधा चक्र क्या है? ये जो ऊपर का हिस्सा है यह हिस्सा हमारा क्या है? धनात्मक है। अब जब धनात्मक यहां से लेके यहां तक, और समय अंतराल कितना है? हमने कहा था यहां से लेके यहां तक का जो कुल समय होता है वो होता है कैपिटल टी। तो ठीक इसका आधा यहां से लेके यहां तक का जो समय अंतराल होता है इसे कहते हैं t/2। तो हम 0 से लेके t/2 इतने समय अंतराल में जो हमारी AC धनात्मक हुई है इसका औसत मान निकालना चाह रहे हैं। तो औसत मान कैसे निकालते हैं? किसी भी चीज का औसत निकालने का बड़ा आसान तरीका है कि उसके अलग अलग क्षण पर उसके मान ले लिए जाएं और उनकी संख्या से भाग दे दिया जाए। मान लो मेरे पास 3 वस्तुएं हैं, एक का 10 किलोग्राम वजन है, दूसरे का 12, तीसरे का 15 है। तो औसत निकालने का तरीका 10 + 12 + 15 भाग दे देना है। कितनी वस्तुएं हैं? 3, 1 2 3, तो 3 से भाग दे दीजिए, औसत मान आ जाएगा। यही तरीका है। यहां पर जब हम तरीका इसका इस्तेमाल करेंगे तो हम संख्याएं ना लेकर के हम समय अंतराल लेंगे, किसी क्षण जो धारा का मान होगा उसको लेंगे। तो हम कैसे ले सकते हैं? हमने कहा कुछ अलग अलग समय ले लिए। मान लेते हैं इस समय पर धारा का मान ये होगा, इस समय पर धारा का मान ये होगा, इस समय पर धारा का मान ये हो जाएगा, इस समय पर धारा का मान ये होगा और इस समय पर धारा का मान ये होगा। हमने अलग अलग समय ले लिए। तो जरूरी तो नहीं है कि हम 1 2 3 4 केवल 5 ही लें, हम इनके बीच में भी और अलग समय अंतराल भी ले सकते हैं। ये हमारा T1 T2 T3 T4 T5 समय है, हम T6 T7 T7 T8 और भी ले सकते हैं। तो यदि छोटे छोटे बहुत सारे समय लें, समय अंतराल लें और प्रत्येक पर यदि धारा का मान निकालें और तब यदि हम भाग दें तो हम क्या निकालेंगे? औसत मान निकालेंगे धारा का। तो इसको कैसे निकालेंगे यह समझते हैं। हम लिखते हैं I माध्य, यानी कि जो हम माध्य निकाल रहे हैं वह बराबर होगा इस समय पर। मान लेते हैं समय अंतराल यदि t रहा होगा और धारा का मान I1 रहा होगा तो कुल धारा क्या हो जाएगी? I1t, दूसरे में I2t, तीसरे में I3t, और इन सबको जोड़ दें तो यह हमारा आ जाएगा समेशन I इंटू समय अंतराल हमने ले लिया dt। समेशन का अर्थ होता है सबका योग। I1 t1 समय पर धारा थी, I2 t2 समय पर धारा थी, I3 t3 समय पर धारा थी, तो सबका योग यानी कि I1 t1 I2 t2 I3 t3 ये आ गया। लेकिन जब हम माध्य निकाल रहे हैं तो आप देख रहे हैं यहां पर धारा के सामने तो धारा आ गई, ये तो ठीक है, लेकिन ये t तो एक्स्ट्रा आ गया ना, हमें इस t को हटाना है। तो क्या करेंगे? इसको भाग दे देना है समेशन dt से।
यदि इससे भाग दे दिया जाए तो समेशन dt से समेशन dt कट गया, यानी कि हमारी धारा किसके बराबर आ जाएगी, धारा के बराबर आएगी। तो इस प्रकार से हम इसे करेंगे। तो माध्य निकालें तो हम लिखेंगे I माध्य बराबर आ जाएगा। अब हम समझते हैं कि समेशन का अर्थ क्या होता है। हमने पहले भी आपको बताया था, समेशन मतलब छोटे छोटे घटकों को जोड़ना, और छोटे छोटे घटकों को जोड़ करके जो पूर्ण मान निकलता है उसके लिए सबसे आसान तरीका होता है हमारा समाकलन विधि। तो यदि इसको समाकलन के रूप में लिखें तो हम लिख सकते हैं, यह हमारा हो गया समाकलन का निशान, और यह एक प्रकार से S यानी कि सम ऑफ, यानी कि सबका योग, उसी को प्रदर्शित करता है। तो समाकलन अंदर आ जाएगा हमारा I इंटू साथ में आ गया dt। अब समाकलन की हमें सीमाएं लिखनी है, तो कहां से शुरू करेंगे, जब समय क्या था, शून्य था, तो समाकलन में समय क्या था, शून्य था। और हमें कहां तक लेना है, जब समय कितना हो जाए, t/2 ना हो जाए, तो समय कितना हो गया हमारा, t/2, ये हो गया। तो यह हमारा क्या हो गया, 0 से लेकर t/2 तक जितने भी घटक होंगे, अलग अलग क्षण पे जो धारा के मान होंगे, उन सबका मान आ गया, सबका योग आ गया। और भाग दे देंगे, नीचे भी समाकलन कर देंगे, समेशन कितना, वही हो जाएगा 0 से लेके t/2, और साथ में dt का dt आ जाएगा। अब हम यहां पर मान रखेंगे, हम चूंकि जानते हैं I बराबर होता है I0 sin ओमेगा t, मान लेते हैं यह है समीकरण 1। तो लिखते हैं समीकरण 1 से I का मान रखने पर, जब रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा I माध्य बराबर आ जाएगा समाकलन 0 से लेके t/2 तक है। I की जगह क्या लिखना है, I0 sin ओमेगा t, तो हम लिख लेते हैं I0 sin ओमेगा t इंटू dt, और बटे हमारा क्या आ जाएगा, समाकलन 0 से लेके t/2 तक, और साथ में क्या आ गया, dt। अब हमें यहां पर सूत्र लगाने हैं। देखिए पहले तो आपको यह समझना है कि ऊपर वाले समाकलन में हमने पहले भी बताया, d के बाद जो पद होता है केवल वही चर होता है, बाकी सारे अचर होते हैं। तो ऊपर की ओर दो पद हैं, एक है I0 और दूसरा है sin ओमेगा t, और जो समाकलन होना है वो t के सापेक्ष होना है, क्योंकि जो चर है वो t है। इसका अर्थ है I0 क्या हो गया, नियत हो गया, तो I0 समाकलन के निशान से बाहर लिख सकते हैं। और नीचे की ओर क्या है, केवल dt है, तो dt है, इसका मतलब और कोई पद नहीं है। तो नीचे के पद को भी कैसे लिखेंगे ये समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं समाकलन sin ओमेगा t का या sin थीटा का समाकलन क्या होता है। हमारे पास सूत्र होते हैं, समाकलन sin थीटा d थीटा बराबर होता है माइनस cos थीटा के बराबर होता है। और यहां पर हमारा दूसरा सूत्र लगेगा, समाकलन x की घात n इंटू dx बराबर होता है x की घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब आप देख रहे होंगे यहां t के आगे तो कुछ भी नहीं है, dt के आगे कुछ भी नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं इसको, थोड़ा मैं dt को पीछे लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। हमने कहा यह dt तो हमारा था ही, अब यहां पर कुछ नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं t की घात 0, क्योंकि किसी भी हम कह सकते हैं 1 की घात 0 हो, 100 की घात 0 हो, x की घात 0 हो या t की घात 0 हो, तो उसका मान हमेशा क्या आता है, 1 आता है। तो यदि यहां पर 1 है तो इसका मतलब हम उसे t की घात 0 के रूप में लिख सकते हैं। तो हम अब ये दोनों सूत्र यहां लगाएं तो ये आ जाएगा I माध्य बराबर आ जाएगा I0 तो हमारा आ गया बाहर, साइन ओमेगा टी यानी कि साइन थीटा का समाकलन हो गया माइनस कॉस थीटा, तो लिख लेंगे माइनस कॉस थीटा की जगह ओमेगा टी, ओमेगा टी। अब चूंकि यहां टी के सापेक्ष समाकलन कर रहे थे, लेकिन टी के साथ यहां क्या है, ओमेगा भी है, इसलिए इसके हर में हम क्या लिख लेंगे, ओमेगा भी लिख लेंगे। इस प्रकार से कॉस ओमेगा टी के हर में ओमेगा भी लिख लेंगे, बटे नीचे का हमारा था टी की घात 0, ये होगी एक्स की घात n का फॉर्मूला, तो ये हो गया टी की घात n प्लस 1 यानी कि 0 प्लस 1 बटे 0 प्लस 1 अंश और हर में। तो इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो यह आ जाएगा I माध्य बराबर ओमेगा 0 को बाहर ले लें, माइनस के निशान को बाहर ले लें। समाकलन की हमने यहां सीमाएं नहीं लिखी है तो सीमाएं भी लिख लेंगे 0 से लेके t/2
और 0 से लेके t/2। तो हमने कहा माइनस बाहर ले लिया, ये हो गया I0, पूरा ही ले रहे हैं, माइनस हो जाएगा I0 बटे ओमेगा नीचे चले गया, हमने कहा ओमेगा को नीचे ले गए, तो ऊपर हमारा रह गया माइनस भी बाहर आ गया, ओमेगा भी बाहर आ गया, तो यह गया cos ओमेगा t, और समाकलन की सीमा 0 से लेके t/2 तक। हर की बात करें तो t की घात 0 + 1 यानी कि 1 हो गया, यानी कि t हो गया, और हर भी क्या हो गया 1 हो गया, तो हर को तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो हम इसे केवल लिख सकते हैं t, और लिमिट आ गई 0 से लेके t/2 तक। हम इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा आ जाता है I माध्य बराबर माइनस I0 अपन ओमेगा को तो ऐसे का ऐसे लिख लेते हैं, माइनस I0 बटे ओमेगा को तो ऐसा का ऐसे लिख लिया। अब cos ओमेगा t में हमने कहा था पहले t की जगह, स्मॉल t की जगह अपर लिमिट यानी कि उच्च सीमा रखते हैं कैपिटल T/2, तो लिखेंगे cos ओमेगा की जगह ओमेगा इंटू स्मॉल टी की जगह T/2, माइनस का निशान लगा दिया, फिर लिखेंगे cos ओमेगा, और अगली बार स्मॉल टी की जगह क्या रखना है, निम्न सीमा रखनी है 0, तो साथ में क्या लिख लिया हमने 0। ऐसे ही नीचे करेंगे, स्मॉल टी की जगह पहले अपर सीमा कैपिटल T/2 लिख लेंगे, कैपिटल T/2 माइनस दूसरी बार इस t की जगह क्या लिख लेंगे 0। अब यहां पर हम एक और फेरबदल कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं चूंकि ओमेगा बराबर होता है 2π/t के, यह अभी हमने आपको बताया था जो आवर्तकाल होता था t वो होता था 2π/ω, तो ओमेगा बराबर 2π/T। यह मान ओमेगा का यहां और यहां दो जगह रखेंगे हम, तो हमारा मान आएगा I माध्य बराबर, ये हो गया माइनस I0 बटे ओमेगा, तो ऐसा का ऐसा आ गया, ये हमारा नीचे आ गया T/2, तो नीचे जो T/2 आया है इसको लिख लेते हैं ऐसे ही, मल्टीप्लाई T/2 ऐसे लिख लिया। ऊपर की ओर हमने लिखा cos ओमेगा की जगह 2π/T, तो लिख लिया 2π/T गुणा साथ में है T/2, तो लिख लिया T/2 माइनस cos ओमेगा की 0 में गुणा होगी तो सीधे cos 0 आ जाएगा, तो ऊपर का पद क्या आ गया 0। हम यहां पर भी ओमेगा का मान क्या रख रहे हैं 2π/T, यहां पर भी रख देते हैं ओमेगा इज इक्वल टू है 2π/T। तो देखिए इस t से ये वाला t कट गया, और हम कहते हैं इस वाले t से ये वाला t कट गया, इस वाले 2 से यह 2 कट गया, और इस वाले 2 से ये वाला 2 कट गया, तो क्या आ गया हमारा आ गया I माध्य बराबर माइनस ये आ गया I0 बटे नीचे क्या बच गया हमारा 2 से 2 कट गया, t से t कट गया, तो ये आ गया पाई, और साथ में हमारा क्या आ गया ऊपर की ओर हमारा आ गया cos 2 से 2 t से t यानी कि cos पाई और माइनस cos 0, यह हमारा आ गया। अब हम कहते हैं चूंकि हमें सूत्र पता है cos पाई का मान होता है -1, पाई का मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री का मान -1 होता है, और cos 0 डिग्री का मान होता है 1, तो यह दोनों मान यदि यहां पर रखें तो यह आ जाएगा I माध्य बराबर माइनस I0 बटे पाई, और अंदर आ गया cos पाई का मान -1 और माइनस cos 0 का मान कितना आ गया 1, तो हमारा आ गया I माध्य बराबर माइनस और माइनस, -1 यानी कि -2, -2 की आगे के माइनस में गुणा होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आ जाएगा 2I0 अपॉन कितना आ गया पाई। तो धनात्मक आधे चक्र के लिए जो धारा का औसत मान हमारा निकल के आया वह हमारा निकल के आया है +2I0 बटे पाई, जहां I0 धारा का शिखर मान है, ये वाला शिखर मान है। तो ये किसके लिए था, धनात्मक आधे चक्र के लिए, धनात्मक आधे चक्र
के लिए। इसी प्रकार ऋणात्मक आधे चक्र के लिए निकालें तो लिखते हैं इसी प्रकार ऋणात्मक आधे चक्र के लिए, ऋणात्मक आधे चक्र के लिए निकालेंगे तो यह आ जाएगा आई माध्य बराबर हो जाएगा, ये जो धनात्मक आर का वहां पर ऋणात्मक आ जाएगा, बाकी सब चीजें ऐसी की ऐसी आ जाएगी, ये हो जाएगा 2I0 अपॉन पाई के बराबर आ जाएगा। तो अब हम निकाल सकते हैं पूरे चक्र के लिए, अतः पूरे चक्र के लिए तो जो आई माध्य हमारा निकल के आएगा वह बराबर हो जाएगा प्लस 2I0 बटे पाई माइनस 2I0 बटे पाई, यानी कि हम कह सकते हैं आई माध्य बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो हमने यहां से यह सिद्ध कर लिया कि प्रत्यावर्ती धारा के पूरे एक चक्कर के लिए जो धारा का औसत मान आता है वो क्या होता है, 0 होता है। साथ ही हमने यह भी ज्ञात कर लिया कि यदि हम आधे आधे चक्रों के लिए निकालें, धनात्मक आधे चक्र के लिए निकालें, तो धारा का जो औसत मान निकल के आता है वो आता है 2I0 अपॉन पाई। इसी प्रकार हम ऋणात्मक आधे चक्र के लिए निकालें तो धारा का औसत मान या माध्य मान निकल के आएगा 2I0 बटे पाई माइनस में, और पूरे एक चक्र के लिए इन दोनों को यदि जोड़ दें आधा प्लस आधा तो पूरे चक्र के लिए औसत मान क्या हो गया, 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्र के लिए औसत मान को ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने चैप्टर 7 स्टार्ट किया है। इसमें हमने प्रत्यावर्ती धारा की परिभाषा, प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित जो छोटी छोटी परिभाषाएं होती हैं, आवर्तकाल, आवर्ती, कला, इन सब चीजों को समझा, और लास्ट में हमने यह समझा कि किस प्रकार से हम प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्र के लिए धारा के औसत मान को ज्ञात कर सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको जो भी हमने आज बताया वो समझ में जरूर आया होगा। यदि फिर भी कहीं आपको कोई दिक्कत होती है, कहीं कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।